Good morning students. Welcome to online classes of AMPS. आज से हमारा न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए, सबसे पहले टॉपिक को देख करके एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना जरूरी क्यों है। कंजर्व मतलब उन्हें सुरक्षित रखना जरूरी क्यों है। तो प्लांट्स और एनिमल्स की ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, हमारे एनवायरमेंट में, कि उन्हें कंजर्वेशन प्रोवाइड कराना जरूरी है। तो इसका आंसर हो सकता है कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही हमारी इस एनवायरमेंट के लिए, हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही कंजर्व करना बहुत जरूरी है। अब एक टर्म आता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी इस टर्म के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। मैं एक बार और आपको बताना चाहता हूं। डिफॉरेस्टेशन मींस फॉरेस्ट को क्लियर करना। आज हम हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे हमें रेलवे ट्रैक बिछाना हो, चाहे हमें डैम बनाना हो, चाहे हमें एग्रीकल्चरल लैंड बनाना हो, या कुछ भी कोई भी पर्पस, चाहे हमें फर्नीचर के लिए लकड़ी की जरूरत है, टिम्बर की जरूरत है, कोई भी पर्पस को, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए आज फॉरेस्ट को बहुत लंबे स्केल पर काटा जा रहा है, उन्हें क्लियर किया जा रहा है और इसी को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? Clearing of forests on a large scale is called deforestation। बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पर, बहुत ज्यादा संख्या में फॉरेस्ट को क्लियर करना, उनको काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ये मैंने आपको अभी बता ही दिया, एक्सप्लेन किया है कि क्यों काटा जाता है और उनके लिए हमारी कौन कौन सी ऐसी जरूरतें हैं जिनके लिए फॉरेस्ट को हम काट रहे हैं। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि सर, अगर हम फॉरेस्ट को नहीं काटेंगे तो फिर हमारी जरूरतें पूरा कैसे होंगी? तो इस चीज को हमें ये ध्यान रखना है कि हम हमारी नेचर के साथ, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका हम एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ना करें, यानी उन्हें बहुत ज्यादा हम एक्सप्लॉइट ना करें, बहुत ज्यादा नष्ट ना करें, उनका बहुत ही जुडिशियसली यूज करें, बहुत ही केयरफुली यूज करें। ठीक है ना? क्योंकि यदि नेचर का बैलेंस बना रहेगा तो हमारी इस अर्थ का, जो कि एक लिविंग प्लेनेट है, इसका भी बैलेंस बना रहेगा। अब डिफॉरेस्टेशन के अब क्या क्या जो है नुकसान होते हैं, लॉसेस होते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग ये एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। सभी कंट्रीज इसको फेस कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को। है क्या? देखिए, हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स prepare their own food by the process of photosynthesis, and during this process they intake carbon dioxide and release oxygen। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं और इस प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। और इसी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी एयर में जो ऑक्सीजन का बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। पढ़ा है ना आपने, 21% हमारी एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है।
तो वो जो बैलेंस है, वो जो अमाउंट है, वो जो प्रोपोर्शन है ऑक्सीजन का, वो इस प्रोसेस की वजह से मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। लेकिन सपोज कीजिए यदि डिफोरेस्टेशन की प्रोसेस होगी या हो रही है और बहुत लंबी स्केल पर प्लांट्स को काटा जा रहा है, बहुत लंबी स्केल पर फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अमाउंट बढ़ने लगेगा और बढ़ रहा है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अमाउंट हमारी एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ये विशेषता है कि ये हीट को ट्रैप करती है। किसको ट्रैप करती है? हीट को ट्रैप करती है। जो सन से आने वाली जो हीट होती है ना, उस हीट को ट्रैप कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इससे हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। जब हीट ज्यादा अमाउंट में ट्रैप होगी तो सिंपल सी बात है कि जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा। और जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसी प्रॉब्लम को हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। समझ में आई आपको बात? तो सिंपल सी डेफिनेशन हो सकती है, बिकॉज ऑफ द एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर द अमाउंट ऑफ ट्रैपिंग हीट इंक्रीजेज एंड it resulting the increment in atmospheric temperature. This is known as global warming. अब ये प्रॉब्लम हो गई, चलो ग्लोबल वार्मिंग की। और डिफोरेस्टेशन का लॉस क्या हो सकता है? आपने ये 7th क्लास में भी पढ़ा होगा और दोबारा मैं आपको बताता हूं, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन ध्यान से समझना। हमारी जो सॉइल होती है उस सॉइल में हम प्लांट्स लगाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ठीक है, हम प्रोडक्शन मिलता है। तो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो ह्यूमस प्रेजेंट होता है, वो कौन सी लेयर में होता है? वो होता है टॉप लेयर में। जो सॉइल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, अपर मोस्ट लेयर होती है, टॉप लेयर जो होती है सबसे ऊपर वाली, उसमें प्रेजेंट होता है ह्यूमस। और ह्यूमस इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और ह्यूमस, जितना कंटेंट ह्यूमस का होगा सॉइल में, सॉइल की फर्टिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब सोचिए आप कि जब हम फॉरेस्ट को क्लियर कर देंगे, काट देंगे, तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं, ये किस में हेल्प करते हैं? रेन वाटर आया, बारिश हुई, तो बारिश के साथ वो जो टॉप लेयर होती है ना, वो बह करके एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाती है। लेकिन बीच में यदि प्लांट्स होंगे एज ए बैरियर, तो वो प्लांट्स उस टॉप लेयर को दूसरी जगह बहकर जाने से रोक लेंगे, वहीं पर रोक लेंगे, तो सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी। लेकिन यदि हम सारे प्लांट्स को काट देंगे, सारे फॉरेस्ट को क्लियर कर देंगे, तो क्या होगा? ज्यादातर जो टॉप लेयर है वो वहां से बह करके और दूसरी जगह पर मूव कर जाएगी। तो जिस सॉइल की लेयर, टॉप लेयर अगर मूव कर जाएगी दूसरी जगह पर, तो उस सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और सॉइल की यदि फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो वो लैंड कैसा हो जाएगा? बैरन लैंड। उस लैंड को हम क्या कहेंगे? बैरन लैंड, जिसको हिंदी में अपन बंजर भूमि कहते हैं, जिसमें कोई प्लांट्स नहीं उगते हैं, कोई इसमें हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, फार्मिंग नहीं कर सकते। तो इसको वो पूरा का पूरा लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने डेजर्ट्स के बारे में देखा है, वहां की जो सॉइल होती है ना, उसमें अपर लेयर में उसमें ह्यूमस नहीं होता प्रेजेंट, बहुत ना के बराबर होता है, क्योंकि बहुत तेज आंधियां चलती हैं, प्लांट्स होते नहीं है, फॉरेस्ट होते नहीं है, तो टॉप लेयर पे करके दूसरी जगह चली जाती है। इसको डेजर्टिफिकेशन के नाम से जाना जाता है, डेजर्टिफिकेशन, ठीक है ना। यानी जो लैंड है वो किस में कन्वर्ट हो गया? डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, और ये आपकी कहलाएगा डेजर्टिफिकेशन। इसके अलावा और क्या नुकसान है डिफोरेस्टेशन का, और क्या इसका लॉस है, डिसएडवांटेज, और क्या हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं?
ड्रॉट्स। ड्रॉट्स मीन्स लंबे समय तक किसी पर्टिकुलर जगह पर रेनफॉल ना होना, बारिश का ना होना, इस सिचुएशन या इस कंडीशन को बोलते हैं ड्रॉट्स। ठीक है, हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जहां हर साल ड्रॉट्स की कंडीशन लोग फेस करते हैं। पानी नहीं होता उनके पास एग्रीकल्चर करने के लिए, इवन पीने तक के लिए उनके पास पानी अवेलेबल नहीं होता, तो ये ड्रॉट्स की कंडीशन होती है। और ये किसकी वजह से होती है? इसका एक मेन जो रीजन है वो है डेजर्टिफिकेशन। कैसे? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ईवीएस में 3rd, 4th, 5th में, प्लांट्स आर हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग रेन। प्लांट्स जो होते हैं वो रेन को लाने में हेल्प करते हैं। कभी डीपली सोचा इसके बारे में कि प्लांट्स भाई कैसे हेल्प करते हैं रेन को लाने में? देखिए मैं बताता हूं। प्लांट्स जो होते हैं, ये बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे, हो सकता है 8th क्लास में भी चैप्टर हो ये। तो एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस क्या होती है? प्लांट्स release excess of water in the form of vapor. This process is known as transpiration. प्लांट्स की जो लीव्स होती है, जैसे हमारी बॉडी में जो एक्सेस वाटर होता है, वेस्ट वाटर जो स्वेट के रूप में, पसीने के रूप में बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है, ऐसी प्लांट्स भी अपनी लीव्स के द्वारा वाटर को वेपर के रूप में रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस कहते हैं। अब आपने कभी ये नोटिस किया हो, फील किया हो कि कभी आप किसी फॉरेस्ट में जाएंगे तो वहां आपको उमस, जैसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, वो लेवल ज्यादा मिलता है, ह्यूमिडिटी लेवल ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस भी बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से वहां की एयर में वाटर वेपर का कंटेंट भी ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा वाटर वेपर का कंटेंट एयर में होगा, ह्यूमिडिटी लेवल भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस ह्यूमिडिटी लेवल के इंक्रीज होने से ही जो रेनफॉल होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी बारिश को लाने में वो मदद करता है। तो इस तरह से अगर फॉरेस्ट को ही हम क्लियर कर देंगे तो जो वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल मतलब सनलाइट का वाटर रिजर्वियर्स के ऊपर गिरना, वहां से वाटर का एवापोरेट होना, वेपर में कन्वर्ट होना, ऊपर जाना, वहां जाके कंडेंस होना, कंडेंस होकर के ड्रॉप्स में कन्वर्ट होना, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना, और फिर रेन के रूप में प्रेसिपिटेशन होना, रेनफॉल होना, ये वाटर साइकिल कहलाती है। ये डिस्टर्ब हो जाती है, और जब वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी तो ये डेफिनेट सी बात है कि उस जगह पर पानी की कमी हो जाएगी, रेनफॉल कम होगा, जिस वजह से ड्रॉट्स जैसी कंडीशन आती है। चलिए एक और बता देता हूं मैं आपको इसमें। फ्लड्स आपने कभी देखा है? जब बारिश होती है, अभी रेनी सीजन चल ही रहा है, बारिश होती है तो सपोज कीजिए किसी जंगल में बारिश हुई, पानी बह करके आ रहा है, बीच में बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं, तो उस वाटर, जब वो वाटर उन ट्रीज से टकराता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है ना? इस स्पीड के स्लो होने से ही फ्लड्स जैसी कंडीशन नहीं होती है। लेकिन सपोज करो यदि वाटर के वे में, उसके रास्ते में कोई भी बैरियर नहीं है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई बाधा नहीं है, रुकावट नहीं है, तो वो वाटर बहुत स्पीड से बहने लगता है और फिर फ्लड्स जैसी कंडीशंस आती है। तो डेजर्टिफिकेशन का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि फ्लड्स के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है। चलिए अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने पढ़ लिया डिफोरेस्टेशन के बारे में, पढ़ लिया डिफोरेस्टेशन के जो डिसएडवांटेज हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया, लेकिन फिर हम इनको कंजर्व कैसे करें? जब इतने ही सारे डिसएडवांटेजेस हैं तो भाई कंजर्व करना तो बहुत जरूरी है। वो कौन सी टेक्निक्स हम फॉलो करें, वो कौन से मेजर्स हम फॉलो करें कि जिससे हम इनको कंजर्व कर सकें, फॉरेस्ट को, प्लांट्स को। तो इसके लिए कुछ मेथड्स, कुछ गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पॉलिसीज जो हैं वो चलाई गई हैं, चलाई जा रही हैं, और नए नए इसमें भी एक्ट होते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो उनको, उनके द्वारा गवर्नमेंट ने इस फॉरेस्ट्स को कंजर्व करने की, इन प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने का एफर्ट पिछले कई सालों से किया है।
अब हम इंडिविजुअल का भी, हमारा भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करें और ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करें। देखिए, एक तो होता है डिफॉरेस्टेशन और एक होता है अफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताया, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, और ये इसका अपोजिट हो गया, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन। तो हमें अफॉरेस्टेशन को फॉलो करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। अब प्लांट्स लगाने के लिए कोई हमारे पास बहाने की जरूरत नहीं है, हम इसको कभी भी लगा सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कोई एक डे, आप साल में कोई एक पर्टिकुलर डे सेलेक्ट कर सकते हो, अपनी बर्थडे वाले दिन आप प्लांट्स लगा सकते हो, किसी पर्टिकुलर डे के दिन आप प्लांट्स लगा सकते हो, कोई भी अपने मन से, लेकिन बस ये होना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने। देखो एक एग्जांपल बताता हूं मैं, अपने राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है राजसमंद, और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत छोटा सा गांव है, पिपलंत्री विलेज बोलते हैं उसको, पिपलंत्री विलेज। वहां के लोग जो थे वो बहुत अवेयर हुए, उन्होंने इसके प्लांट्स के महत्व को, इंपॉर्टेंस को समझा, और उन्होंने फिर एक रेजोल्यूशन लिया। उन्होंने ये डिसाइड किया कि गांव में, पूरे गांव में किसी के भी घर में यदि कोई एक लड़की पैदा होगी, एक फीमेल चाइल्ड का जन्म होगा, तो वो 111 आई थिंक 111 प्लांट्स लगाएंगे सभी गांव वाले मिलकर के। तो इससे क्या हुआ, एक छोटा सा स्टेप था, लेकिन इससे क्या हुआ, जैसे ही किसी के घर में किसी बेटी का जन्म होता था, फीमेल चाइल्ड का जन्म होता था, तो सभी गांव वाले मिलकर सेलिब्रेट करते थे, खुशियां मनाते थे, और 111 प्लांट्स उस गांव में लगाते थे और उनको सैक्रेड मानते थे, पवित्र मानते थे, कभी नहीं काटते थे। कुछ ही सालों में जाकर के उस पूरे के पूरे विलेज की जो कंडीशन थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। आज वहां चारों तरफ ग्रीनरी देखने को मिलती है, वहां पानी की प्रॉब्लम नहीं है, वहां क्लाइमेटिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां प्रोडक्शन रेट बढ़ गई, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ गई, और अपने आप में वो एक क्या बन गया, सिंबल बन गया विलेज दूसरे लोगों के लिए। तो हमें इस वजह से ज्यादा अफॉरेस्टेशन को फॉलो करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें प्लांट्स लगाने चाहिए। तो अब नेक्स्ट जो बात आती है वो ये है कि प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व कैसे किया जाए, गवर्नमेंट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर कौन कौन से ऐसे एफर्ट गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं, और हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पर कौन कौन से एफर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको आज 2 डेफिनेशन और बता देता हूं, जो आपको आगे अभी ये वर्ड्स आएंगे तो आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैं 2 डेफिनेशन बता रहा हूं। फ्लोरा, फ्लोरा क्या होता है, द प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड फ्लोरा। किसी भी पर्टिकुलर एरिया, किसी भी पर्टिकुलर जगह पर पाए जाने वाले प्लांट्स को फ्लोरा के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही दूसरा टर्म है फौना, द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड फौना। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर रीजन में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उसे फ्लोरा के नाम से जाना जाता है, और पर्टिकुलर एरिया और रीजन में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उन्हें फौना के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया कि प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, जो डिफॉरेस्टेशन है वो क्या होता है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, और इस डिफॉरेस्टेशन के डिसएडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं, और फिर हमने डिस्कस किया फ्लोरा और फौना के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए और अच्छे से इस वीडियो को देखिए। थैंक यू।